नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल एडिटोरिया का सेट नहीं आ सका है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 25। इससे पहले हम लोगों ने 24 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी के क्रम में हम लोग आज देखेंगे अगला सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 78.8%। 78.8%। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में? तो ऑक्सीजन 20.95%, यानी 21% के आसपास। ऑर्गन कितना पाए थे? 0.93%। 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? तो 0.03%। 0.03%। और नियॉन कितनी पाई जाती है? नियॉन पाई जाती है 0.002%। अच्छा, आप लोग बताएं, ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। अच्छा, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताएं। तो महाराष्ट्र में हो गया पेंच, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में। तनसा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और वोर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये सारे महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा और नागरहोर, ये सारे किस में है? कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को। 18 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस। 23 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो किस देश में नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो इंग्लैंड में नहीं है। किस में नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है। अच्छा, आप लोग बताएं, पिनरीज पर्वत किस देश में है? पिनरीज पर्वत स्पेन और फ्रांस में है, जो स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है पिनरीज पर्वत। अच्छा, आप लोग बताएं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। अच्छा, आप लोग बताएं, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो किन देशों में फैला हुआ है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया और वेनेजुएला में तक फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकोगुआ। क्या नाम है? एकांकोगुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो कितना डेसिबल प्रदर्शित करता है? 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 20 हर्ज से नीचे वाले ध्वनि तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अवश्रय तरंग, यानी वो हम लोग नहीं सुन सकते। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक को कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। और 20,000 हर्ज से अधिक की तरंगे को हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। और ध्वनि का वायु में चाल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है, चाल होता है कितना? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना?
332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो मिट्टी की रचना सामान्यतः निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। अच्छा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ये जो अपक्षय और अपर्दन, ये क्या है? तो ये अनाच्छादन की प्रक्रिया है। ये क्या है? अनाच्छादन की, मिट्टी के अनाच्छादन की प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत किसके बीच स्थित है? भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। तो आप लोग बताएं कच्छ की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी कच्छ और जामनगर के बीच स्थित है। कच्छ और जामनगर के बीच स्थित है। अच्छा, आप लोग बताएं मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम, तमिलनाडु, रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच। पाक की खाड़ी कहाँ है? तो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। पाक की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच है। अच्छा, आप लोग बताएं एक और खाड़ी है केम्बे खाड़ी। केम्बे खाड़ी कहाँ है? ये दक्षिणी गुजरात में है। ये गुजरात को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करता है। गुजरात को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करता है केम्बे खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो सोम्पेन आदिवासी कहाँ निवास करती है? निकोबार द्वीप में। कहाँ? निकोबार द्वीप में। अच्छा, आप लोग बताएं टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ियों पर। नीलगिरी के पहाड़ियों पर। अच्छा, आप लोग बताएं जारवा जनजाति, ये अंडमान निकोबार का जनजाति है। ये मध्य और दक्षिणी अंडमान में निवास करती है। मध्य और दक्षिणी अंडमान में निवास करती है। आप लोग बताएं ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? लघु अंडमान में। ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? लघु अंडमान में। आप लोग बताएं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। अच्छा, कौन जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अच्छा, आप लोग बताएं लक्षद्वीप के जनजाति। तो लक्षद्वीप के जनजाति हो गए मौलवी, कोया और मालाचेरी। ये लक्षद्वीप के प्रमुख जनजाति है। याद रखेंगे मौलवी, कोया और मेलाचेरी, ये लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति है। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? यानी बादल किस मंडल में बनते हैं? तो किस मंडल में बनते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है एवरेज में 14 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी मोटाई है 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। किसका? क्षोभ मंडल का। इसके बाद होते हैं समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। और इसी में ओजोन परत पाए जाते हैं। इसी में ओजोन परत पाए जाते हैं। आयन मंडल 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। आयन मंडल की मोटाई कितनी है? 80 से 400 किलो। इसी में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो रेडियो तरंग के लिए उपयोगी हैं। समताप मंडल ये वायुयान के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से ऊपर वाले को बहिर्मंडल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? यानी किसके सिफारिश पर NSA का स्थापना किया गया था? तो फेरवानी समिति। किस समिति के सिफारिश पर? फेरवानी समिति के सिफारिश पर। अच्छा, गाइपोरिया समिति ये बैंक सेवा सुधार से संबंधित था। बैंक सेवा सुधार से संबंधित था। महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित था। किससे था? चीनी उद्योग से संबंधित था। अच्छा, आप लोग बताएं सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित था। किससे? वस्त्र नीति से संबंधित था। आप लोग बताएं मीरा सेठ समिति
मीरा सेठ समिति बहुत बार एग्जाम में आया है। हथकरघा उद्योग से, हथकरघा उद्योग से संबंधित था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मार्शल। कौन है? मार्शल इसके लेखक हैं। एडम स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है पुस्तक? तो एडम स्मिथ की। रॉबिन्स, इसकी भी एक पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये किसकी पुस्तक है? रॉबिन्स की पुस्तक है। कीन्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कीन्स की पुस्तक का नाम है हाउ टू पे फॉर वार। हाउ टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक है? कीन्स की पुस्तक है। और दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक। किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की चर्चा है अनुच्छेद 129 में। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में कुल एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश यानी 34 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश थे यानी कुल 8 न्यायाधीश थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां 10 थी। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 10 थी। और अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद 321 थे। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद 321 थे। अनुच्छेद 321 थे। अच्छा, आप लोग बताएं संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया? हम लोग जानते हैं तो पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत 18 विषय ये नगर पालिका को दिए गए हैं। किसको? नगर पालिका को दिए गए। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था 74वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। अच्छा, आप लोग बताएं पंचायती राज के लिए प्रमुख समितियां का गठन किया गया था। तो आप लोग बताएं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। और ML सिंघवी समिति जिसके सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, इसका गठन किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत किस देश से मतलब क्या लिया गया है? देख लेते हैं। वित्तीय आपात, तो आप लोग बताएं वित्तीय आपात किससे लिया गया है? तो वित्तीय आपात लिया गया है अमेरिका से, USA से। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ये कनाडा से लिया गया है।
और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3-2-1-4, 3-2-1-4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 46 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 46 में। अच्छा, अनुच्छेद 29 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रशासन की व्यवस्था की चर्चा है। अनुच्छेद 45 में क्या चीज़ की चर्चा है? तो अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 45 में है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? डाक एवं तार संघ सूची में, टेलीफोन संघ सूची में, जल परिवहन संघ सूची में, राष्ट्रीय राजमार्ग ये संघ सूची में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये समवर्ती सूची में। किस में है? समवर्ती सूची में। सूची वाले हम लोग क्लियर हो ही गए होंगे, हम लोग इतना बार रिवीजन कर लिए हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अमूमन इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का होता है। किसका होता है? विपक्षी दल का होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य 30 लोकसभा से होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये किस संशोधन के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 42वां संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और प्रस्तावना 3 शब्द जोड़े गए थे। 61वां संविधान संशोधन, इसमें जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो 69वां संविधान संशोधन का जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा घोषित किया गया था। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था और दिल्ली में विधानसभा का उपबंध किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? 99वां यानी 99 संविधानवां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित का निर्देश दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 98वां। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये जो 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण से संबंधित था। 100वां संविधान संशोधन। और 97वां संविधान संशोधन 2011, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 97वां, इसी के तहत सहकारी समितियां का गठन किया गया था। सहकारी समिति का गठन किसके तहत किया गया था? 97 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और इसे भाग 9 का ख में जोड़ा गया, भाग 9 का ख में जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गंधार कलाशैली निम्न में से किसका मिश्रण या संश्लेषण है? तो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? गंधार कला। क्या कहते हैं? गंधार कला शैली कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-सांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृतांत में दिया या किया है? तो वो पाटलिपुत्र का। किसका वर्णन किया है?
पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। किसके काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था, जो पुष्यभूति वंश का शासक था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अच्छा, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हराया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित। ये भी हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया है। देख लेते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है कौशितकी। क्या नाम है? कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित? तो नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, स्कंदगुप्त का संबंध किस अभिलेख से है? स्कंदगुप्त का संबंध जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख से। जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख से है। जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख से। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति लेख से किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति लेख से। रुद्रदामन ये जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से संबंधित है। जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से संबंधित है। अच्छा, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित। और एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो अमृतसर नगर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? गुरु रामदास से। देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था गुरु नानक ने। प्रारंभ किसने किया था? नानक ने। लंगर को स्थायी किसने बनाया? लंगर को स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने। किसने बनाया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने। आप लोग बताएं विवाह लवन पद्धति किसने शुरू किया था? विवाह लवन पद्धति किसने शुरू किया था? गुरु अमरदास ने। किसने शुरू किया था? अमरदास ने शुरू किया था। अच्छा, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना और हरमंदिर साहब, अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो ये हरगोविंद ने किया था। गुरु हरगोविंद ने किया था। गुरु हरगोविंद ने ही सिखों को सैन्य संगठन के रूप में विकसित किया था। और पाहुल पद्धति किसने प्रारंभ किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था? तो ये किस वंश के? तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर ए। किस वंश? तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक राज किया था तुगलक वंश के शासकों ने। किस वंश के शासकों ने? तुगलक वंश के शासकों ने। अच्छा, आप लोग एक बार काल रिवीजन कर लेते हैं। गुलाम वंश का काल कब से कब तक था? तो गुलाम वंश का काल था 1206 से 90 तक। 1290 तक। खिलजी वंश का काल कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का काल कब से कब तक था? 1320 से 1412 तक। सैयद वंश का कब से था? तो 1414 से 1451 तक। 1414 से 1451 तक। और अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का काल कब से कब तक था? 1451 से
1526 में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के युद्ध में और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली, किसमें? खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं, इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अमीर खुसरो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1252 ईस्वी में। एनसीईआरटी के तहत एनसीईआरटी कहता है 1252 में, कहीं कहीं 51 भी मिलता है। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया नाम था, निजामुद्दीन औलिया। इसे भारत का तोता कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। इन्हें सितार और तबला के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली लगभग 11 शासकों का काल देखा। दिल्ली सल्तनत के 11 शासकों का काल देखा था। तो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में ये रहे थे। कौन? अमीर खुसरो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ये उर्दू में नहीं छपा था। किस में नहीं छपा था? उर्दू में नहीं छपा था। द इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था 1904 ईस्वी में। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में 1904 ईस्वी में। इसके पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर इसके पहले संस्थापक थे। अच्छा, केसरी किस भाषा में छपता था? केसरी मराठा का दैनिक पत्र था, मराठा में छपता था। किस भाषा में? मराठा में छपता था। जबकि मराठा जो पत्रिका था वह अंग्रेजी में छपता था। और यह साप्ताहिक पत्रिका था। और ये दोनों का संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। अच्छा, आप लोग बताएं, उर्दू में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो उर्दू में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जामे जहानुमा। क्या था? जामे जहानुमा पत्र था, जो उर्दू में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब से हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन के तहत नारे लगाए गए थे। क्या नारे लगाए गए थे? वंदे मातरम के नारे। साउथ भारत में वंदे मातरम के नारे, विभाजन नहीं चाहिए के नारे और बंगाल एक है के नारे किस आंदोलन के तहत लगाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन के तहत लगाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुलझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले सुझाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का पहला संस्थापक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह जो है असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। प्रथम सफल आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो उसका श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को। किसे जाता है? रास बिहारी बोस को। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना था और इन्होंने कुछ ब्रिगेड की स्थापना किया था, जिसमें 4 ब्रिगेड महत्वपूर्ण थे। इन्होंने ब्रिगेड की स्थापना जिसका नाम दिया था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। और महिला ब्रिगेड का नाम था
लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। क्या नाम था? लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। अच्छा आप लोग बताएं, आज़ाद हिंद फौज का झंडा कैसा होता था? तो कांग्रेस के तिरंगे झंडे के समान, और उसमें चिन्ह किसका होता था? तो दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह होता था। क्या चीज़ का चिन्ह होता था? दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह होता था आज़ाद हिंद फौज के झंडे में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची को 2 से मिलान करना है कि किसका आविष्कार किसने किया था। रक्त परिवर्तन या रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। डी, ये ए का डी। गर्भ निरोधक गोलियां, इसका आविष्कार किसने किया था? गर्भ निरोधक गोलियां के आविष्कार किया था पिनकस ने। किसने? पिनकस ने। हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने? ल्यूमेनहॉक ने किया था। और हेम्योपैथी की खोज हेनीमैन ने किया था। किसने? हेनीमैन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो कौन सी बीमारी फंगस के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथलीट फूड। क्या हो जाएगा? एथलीट फूड हो जाएगा। इसका ट्रिक है, फंगस यानी कवक से होने वाले का ट्रिक है, ए दाद खाज। ए दाद खाज, ए दाद खाज। ए से एक्जिमा, दा से दाद, दो से दमा, खा से खाज, और जौ से गंजापन। ये किससे होते हैं? ये कवक से होते हैं। अच्छा आप लोग बताएं, प्रोटोजोवा से होने वाले रोग। प्रोटोजोवा से होने वाले रोग पेकाम सोप, पेकाम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये किससे होते हैं? प्रोटोजोवा से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो कौन सुलेमित नहीं है देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल सही है। B7 का बायोटिन ये भी सही है। विटामिन ए का फ्लिकोविनोन ये गलत है। फ्लिकोविनोन विटामिन के का नाम है। किसका नाम है? विटामिन ई का नाम है टेकीफेरोल। क्या नाम है? टेकीफेरोल। B5 का पेंथोथेनिक अम्ल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने थे, जिसमें से 10 हमारा शरीर स्वयं संश्लेषण करता है और 10 हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। तो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 20 अमीनो। प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्लिशियस ने किया था। अच्छा आप लोग बताएं, प्रोटीन से बच्चों में 2 प्रमुख बीमारियां होती हैं। तो वो 2 प्रमुख बीमारी है मरारमस और क्वाशीरकर। ये 2 बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे शरीर का 15% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। कितना प्रतिशत? 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला इसे भी जान लेते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है? तो कॉर्टेक्स क्या होता है? तो किडनी का बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। और इसका वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पौधे वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन पौधे के ऊपर यानी आगे ऊपर की ओर बढ़ाता है। जिब्रेलिन, इसे भी वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फ्लोरिजेंस, फूल खिलाने वाला हार्मोन। फ्लोरिजेंस क्या होता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डाइबेक और लिटिल
लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? तांबा की कमी से। किसकी कमी से? तांबा की कमी से। धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। आंवला में निक्रोसिस, आंवला में निक्रोसिस, आंवला में निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो आंवला में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से ही चुकंदर में हट रॉट बीमारी होता है। चुकंदर में हट रॉट बीमारी किसकी कमी से? बोरोन की कमी से होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है रेडोन। क्या होता है? रेडोन। कौन सा गैस? रेडोन गैस। अच्छा, धातु में सबसे भारी धातु, तो धातु में सबसे भारी ओस्मियम, और सबसे हल्का धातु होता है लिथियम। और सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम गैस सबसे हल्की होती है। जेनॉन, जीनॉन को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। किसे? जीनोम को। फ्लोरीन सबसे प्रबल उपचायक होता है। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो ऑर्गन पाई जाती है। कौन सी? ऑर्गन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है टेलीस्कोप एवं फ्रिज में कौन सी कांच प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप और फ्रिज में प्रकाशीय कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कांच? प्रकाशीय कांच। देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा। पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रयोगशाला में किया जाता है। क्रूक्स कांच धूप चश्मा बनाने में, क्रूक कांच का उपयोग हम लोग करते हैं धूप चश्मा बनाने में। और फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा और दूरबीन, कैमरा दूरबीन और विद्युत बल्ब बनाने में, कैमरा दूरबीन और विद्युत बल्ब बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा मिश्रण होता है कॉपर और टीन। Cu+Sn, कॉपर और टीन। इसमें जो है कॉपर कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें कॉपर होता है 90% और टीन होता है 10%। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को हम लोग कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। कॉपर, जिंक और निकेल, इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं। कॉपर और निकेल, इसे मोनेल सिल्वर कहते हैं। क्या? मोनेल मेटल कहते हैं। मोनेल मेटल कहते हैं। तो आप लोग बताएं, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। अच्छा, रोल्ड गोल्ड सुने होंगे, नकली सोना, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड किसे कहते हैं? तो ये कॉपर और अल्मुनियम के मिश्रण को हम लोग रोल गोल्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का यश? तो ये निकेल का यश है। किसका यश है? निकेल का यश। मैग्नीज का यश को बताएं। तो मैग्नाइट, मैग्नीज का यश है मैग्नाइट और पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट। मैग्नीशियम के अयस्क के नाम बताएं। तो डोलोमाइट, डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट, ये प्रमुख अयस्क हैं मैग्नीशियम के, कार्नेलाइट। कैडमियम के अयस्क का क्या नाम है? तो कैडमियम के अयस्क का नाम है ग्रीनोकाइट। क्या नाम है? ग्रीनोकाइट नाम है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी अच्छा प्रश्न है, विलायक के रंग से संबंधित। देख लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। जबकि क्षारीय विलयन कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन पीला होता है। क्षारीय विलयन पीला होता है। और उदासीन विलयन कैसा होता है? तो नारंगी होता है, नारंगी होता है। एक और इससे प्रश्न आते हैं लिटमस से। लिटमस का अम्लीय विलयन लाल होता है। अम्लीय विलयन कैसा होता है? लाल होता है। और क्षारीय बेस, क्षारीय विलयन कैसा होता है? नीला होता है। क्षारीय विलयन कैसा होता है? नीला होता है। और उदासीन विलयन कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। रिवीजन कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन गुलाबी होता है, क्षारीय विलयन पीला होता है,
और उदासीन विलयन नारंगी होता है, जबकि लिटमस का अम्लीय विलयन लाल होता है, क्षारीय विलयन नीला होता है और उदासीन विलयन बैंगनी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। किसका आविष्कार किसने किया था? देख लेते हैं। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कार्बोरेटर का आविष्कार किया था जी डेमलर ने। जी डेमलर ने कार्बोरेटर का आविष्कार किया था, जी डेमलर ने। अच्छा, डायनमो का माइकल फेराडे ने। डायनमो का माइकल फेराडे ने। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर वालेस केयार्स ने। डॉक्टर वालेस केयार्स ने। और स्टील का आविष्कार किसने किया था? हेनरी लेसेमर ने। हेनरी लेसेमर ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 4-3-2-1, 4-3-2-1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो किसका एसआई मात्रक समान होता है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का इसका एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक, अच्छा आप लोग बताएं, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये 2008 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 2008 में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है। क्या होती है? घटती है। चालक की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक होता है एल्युमिनियम में। किस में होता है? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में होता कितना है? तो 6420 मीटर प्रति सेकंड, जबकि लोहा में कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है? तो कांच में होता है 5640 मीटर प्रति सेकंड और पारा में होता है 1450 मीटर सेकंड और वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व में कम होता है, यानी शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो एक्स किरण जानते हैं, इसकी खोज रोंटगन ने किया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पाराबैंगनी किरण, यह भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रिटर ने इसकी खोज किया था। गामा किरण, यह भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पॉल विलार्ड ने इसकी खोज किया था। अल्फा किरण, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। संगीत नाटक अकेडमी 1953 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ललित कला अकेडमी, इसका स्थापना 1954 में, ये भी सही है। और इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में स्थापना, ये भी सही है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न भी अच्छा है, हम लोग अच्छा से देखेंगे। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। अच्छा, फुटबॉल की अन्य ट्रॉफी को हम लोग जान लेते हैं। तो फुटबॉल का अन्य ट्रॉफी देख लेते हैं। डुरंड कप किससे संबंधित? फुटबॉल से। रोबर्स कप किससे संबंधित? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मोरडेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और कोलंबो ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से ये सारे थे। गोल्फ से समझ लेते हैं हम लोग, गोल्फ से संबंधित। तब प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप किससे संबंधित है?
गोल्फ से संबंधित है। सर्किट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और डनहिल कप ये भी गोल्फ से संबंधित है। याद रखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स, वॉकर, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है। अच्छा, बैडमिंटन से संबंधित कप, नारंग कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चड्डा कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और कोनिका कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इसे भी याद कर लेंगे। बास्केटबॉल, अर्जुन राजा कप, अर्जुन राजा ट्रॉफी या अर्जुन राजा कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। गोल्डन ईगल ट्रॉफी, गोल्डन ईगल ट्रॉफी किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। और सी मुनिस्वामी कप, सी मुनि स्वामी कप किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने इसे बहुत विस्तार से पढ़ा है। इसी तरह से हम लोग अगला सेट भी देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।